हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि पिछले क्लास में आप लोगों ने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा हुआ था, और मौर्य वंश के बाद जो है कौन कौन से वंश, छोटे छोटे साम्राज्यों का जो है उदय होता है, और उसके बाद से जो है बहुत ही अधिक समय बाद, यानी करीबन करीबन 400 से 500 साल बाद जो है आपका एक बहुत बड़ा इंडिया के अंदर में जो है शक्तिशाली साम्राज्य का स्थापना होता है, और उसका नाम है गुप्त वंश। उसी गुप्त वंश के बारे में जो है मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। और गुप्त वंश का जब बात करेंगे हम लोग, किसने जो है स्थापना, संस्थापक कौन था, किसने स्थापना किया हुआ था, तो यहाँ पर दिया हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम नहीं याद करके आप लोगों को याद रखना है श्री गुप्त। क्या याद रखना है? श्री गुप्त। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि श्री गुप्त ने जो है इसका स्थापना किया हुआ था। पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया गया था, लेकिन यहाँ पर दिया है चंद्रगुप्त। इसका कारण ये है कि देखो, श्री गुप्त जो है उसने स्थापना तो किया था, लेकिन रियल में देखें, अगर वास्तव में देखें तो स्थापना जो है आपका चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया है, क्योंकि श्रीगुप्त जो है ज्यादा समय तक जो है शासन नहीं कर पाए थे। और इसके अलावा जो है सबसे ज्यादा विस्तार का अगर बात करूं तो चंद्रगुप्त ने किया था, और इसी के वजह से जो है चंद्रगुप्त को माना जाता है कि चंद्रगुप्त जो है वो आपका पहला उसका संस्थापक है। इसके अलावा जो है प्रथम वो आपका जो है सर्वशक्तिशाली राजा भी था, शासक भी था। तो ये सब चीजें हैं। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि ये जो आपका चंद्रगुप्त है वो आपका बंगाल हो गया, दक्षिण बिहार हो गया, ये सब कुछ जो आपके इलाके हैं यहाँ के वो शासक थे। एक्चुअली ये शासन करने का स्टार्ट कहाँ होता है? जी हाँ, इलाहाबाद का आप लोग जानते हो कि उत्तर प्रदेश का वो क्या है, वो जो आपका पूर्वी भाग है। वही बात करेंगे हम लोग की, हम लोग जो है वो पश्चिमी भाग है बिहार के। तो इस तरीके से ये बंगाल और आपका जो दक्षिणी बिहार है, इसके कुछ इलाकों के अंदर में ही शासन करना स्टार्ट किए थे। और उस जगह का नाम है जहाँ पर कि इनका जो स्थापना हुआ था वो है आपका कौशाम्बी, जो कि प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में पड़ता है आज भी। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ और भी इम्पोर्टेंट शासक हैं। समुद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं जिनको विक्रमादित्य कहा जाता है। इसके अलावा जो है कुमार गुप्त हैं, स्कंद गुप्त हैं। तो इन सभी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे, जहाँ से कि क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे चंद्रगुप्त सॉरी समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के बारे में आप लोग जो है यही सब बातें याद रखो। एक चीज उससे पहले जो है मैं थोड़ा सा चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में भी बता दूं कि चंद्रगुप्त जो प्रथम थे ना, उन्होंने जो है आपका जो भारत का नक्शा है तो उसमें जो है जो आपका दक्षिणी एरिया है, दक्षिणी का मतलब नीचे की तरफ में चले जाओ, और वही बात करेंगे हम लोग। ये जो शक शासन कर रहे थे, यानी कि जो है आपके ये शक जो मालवा वगैरह के आसपास के हो गए, यहाँ के भी बहुत सारे इलाकों को उन्होंने जीत करके और महाराजाधिराज का एक उपाधि धारण किया था। ठीक है, अपने नाम जो है महाराजाधिराज रख लिया था। इसके अलावा जो है इनके पिता का नाम घटोत्कच है, और घटोत्कच जो है ना वो आपके श्रीगुप्त के पिता सॉरी बेटे हैं। तो ये ध्यान रखो, श्रीगुप्त ने स्थापना किया और श्रीगुप्त के बेटे हैं घटोत्कच, और घटोत्कच के बेटे हैं चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद जो है आपका इनके समय में ही चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही जो है एक संवत का स्टार्टअप किया गया था। उसका नाम है तुम्हारा गुप्त संवत। आपने जो है पिछले वीडियो में अपने पढ़ा था शक संवत, कि शक संवत जो है वो तुम्हारा ईसा के 57 साल पहले स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली जो है उनको बीजा मिला, एक राजा थे जिनको कि बीजा मिला हुआ था आपका जो है शकों पर। शक लोगों को जो है वो हरा दिए थे। कब हराए थे? तो वो जो है आपका 58 साल पहले, 58 साल पहले जब हराए थे, तो उसी खुशी में जो है उनके राज्य के लोगों ने जो है उनको परामर्श दिया कि एक नया जो है कैलेंडर स्टार्ट किया जाए। तो इस तरीके से ईसा के 57 साल पहले शक संवत स्टार्ट हुआ। तो इसके अलावा जो है इसके अलावा जो है आपका एक और संवत स्टार्ट हुआ था, जो कि आपका 78, एक मिनट रुक जाओ, 78 कहने का मतलब ये हुआ ना, रुको, हाँ 78 कहने का मतलब ये हुआ कि 78 एडी, एडी कहने का मतलब कि ईसा के जन्म के बाद। तो ये एक दूसरा कैलेंडर है। और तीसरा कैलेंडर जो है आपका 319 में स्टार्ट हुआ है। किसके द्वारा किया गया है? तो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया है। सॉरी, कुमार गुप्त बोल रहा हूँ, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। तो ये सब चीजें हैं। अब हम लोग बात करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में, जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था। ये जो आपके समुद्रगुप्त हैं, ये आपके एक कुशल राजनीतिज्ञ के अलावा वीर योद्धा भी थे, और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे विद्याओं में भी ये पारंगत थे। ठीक है, और ये जो है आपके चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। इसके अलावा बात करूं तो इन्होंने जो है अपने साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार किया था। जो आपका भारत है वहाँ के मतलब आर्यभट्ट के जो है 9 राज्य, इसके अलावा जो भारत का ही जो विंध्यन क्षेत्र है उधर का जो है 18 छोटे छोटे राज्यों को, इसके अलावा जो दक्षिण भारत है, विंध्यन मतलब कि बीच में का हो गया, सतपुड़ा और विंध्यन आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े हो।
ठीक है। तो ये जो दक्षिणी भारत है उधर के भी 12 राज्य को इन्होंने जो है जीत कर अपने में मिला लिया था। इससे क्या हुआ कि आसपास के जो इलाके थे, जैसे कि पूर्वी हो गया या फिर जो आपका पश्चिमी सीमांत जो क्षेत्र थे, वहाँ के जो राजा थे वो डर करके और इनके जो है अधीनता को स्वीकार कर ली, नहीं तो फिर से ये आक्रमण कर देते। तो ये सब चीजें थी। इसके अलावा जो है आपके विदेशी का भी बात करें, जैसे श्रीलंका में बर्मा हो गया, तो ये भी सब जो है इनका मित्रता स्वीकार कर लिए। ठीक है, क्योंकि उनके समझ में आ गया था कि ये जो है एक शक्तिशाली शासक है, इसके साथ रहने में जो है उसका फायदा है, भलाई है। नेक्स्ट बात करूं अगर विद्या के बारे में, तो ये बहुत बड़े एक कवि भी थे, विद्वान भी थे, इसके अलावा जो है ये संगीत के बहुत बड़े समर्थक भी थे। तो ये सब चीजें हैं। और इनको जो है बहुत सारे साक्ष्य मिले हुए हैं जिनसे कि पता लगता है कि ये विद्वान के अलावा जो है संगीत वगैरह में भी काफी रुचि लेते थे। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं, तो एक स्तंभ लेख मिला हुआ है जो कि आपका जो है इलाहाबाद में है, कौशाम्बी में है। ठीक है, जिससे कि हमें पता लगता है कि उनको जो है ये क्या बोलते हैं, उनको संगीत से जो है काफी ज्यादा प्रेम था। इसके देखो अगर बात करूं तो वो जो आपका स्तंभ लेख मिला है ना, उस पे कुछ चीजें लिखी हुई है जो कि आपका जो है संधि विग्रहित, यानी कि जो है अलग अलग तोड़ तोड़ करके, और हरि सेन एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा कि ये उकेरा गया है। ठीक है, लेकिन इसको जो है और उत्कीर्ण करने का, उकेरने का जो काम है वो जहांगीर ने करवाया, यानी कि एक तरह से कह सकते हो कि सफाई करने का काम जो है जहांगीर ने करवाया। तो कुल मिलाकर के बात यही याद रखना है कि ये जो है चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे थे। इसके अलावा जो संगीत से प्रेम था, विद्वान थे, और इसके अलावा याद रखो कि ये शक्तिशाली शासक और राजनीतिज्ञ थे। इनका राजनीति का ज्ञान ही तो है जिसके वजह से कि आसपास के जो राजा हैं वो सभी जो है इनके मित्रता को स्वीकार कर लेते हैं या फिर इनके अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। तो ये इनके राजनीति का जो है परिचय है। नेक्स्ट बात करूं, दूसरे जो शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर उनको जो है विक्रमादित्य कहा जाता है। ये समुद्रगुप्त के बेटे हैं, और इसके अलावा जो है पूरे आपका जो ये गुप्त खानदान है, इसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का। और इनके बारे में ये भी ध्यान रखो कि इन्होंने जो है अपने साम्राज्य का जो है बहुत ज्यादा विस्तार किया था। शकों को इन्होंने भी हराया था, गुजरात, काठियावाड़ वगैरह जो इलाके थे उन सभी को जो है अपने साम्राज्य के अंदर में मिला लिया था। और सबसे खासियत ये है बड़ी इनकी कि इनके समय में ही जो है एक से एक इनके दरबार में बड़े बड़े महारथी लोग थे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कवि में, तो कवि कालिदास, इसके अलावा गणितज्ञ की बात करेंगे तो आर्यभट्ट, इसके अलावा ब्रह्मगुप्त, ये साइंटिस्ट हैं, वराहमिहिर है, ये सब जो है साइंटिस्ट हैं। तो इनके दरबार में जो है 9 रत्न रहते थे। और 9 रत्नों में से मैंने जो है आप लोग को 3-4 यहाँ पे नाम भी बताया, ब्रह्मगुप्त से लेकर के वराहमिहिर से लेकर के आर्यभट्ट, कालिदास, तानसेन, ये सब जो है बड़े बड़े नाम है। नेक्स्ट बात करूं, इनके समय में ही जो है आपका चीनी यात्री फाहियान इंडिया के अंदर में आया हुआ था। एक मिनट, चलो। फिर जो हमें क्या जानना है कि इनके समय में धन्वंतरी भी थे, जो कि बहुत बड़े एक वैद्य थे, 9 रत्नों में से एक ये थे। ठीक है, इनके इसके अलावा बात करूं तो महरौली में जो आपका ये जो एक लौह स्तंभ है जो कि काफी पुराना है। ठीक है, उस लौह स्तंभ में जो चंद्र नाम लिखा हुआ है ना, बहुत सारे लोग जो है मानते हैं कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ही लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये कहना जो है इसके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है। इस वजह से ये चंद्रगुप्त मौर्य थे कि चंद्रगुप्त द्वितीय थे कि चंद्रगुप्त प्रथम थे, ये कहना मुझे नहीं लगता है कि सटीक होगा। ठीक है, और फाहियान की बात करूँ तो फाहियान ने भी जो है जब यहाँ पर वो आए थे घूमने, और घूम करके जब वापस अपने देश में चाइना में लौटे हैं, तो वो भी जो है इनके बारे में बहुत सारी चीजें बताते हैं, इनके धन के बारे में, मतलब वैभव के बारे में, ईमानदारी, शासन, नैतिकता, अपराध, ये सब चीजों के बारे में जो है बताते हैं कि किस प्रकार से क्या गतिविधियां यहाँ पे हो रही थी। अगला है कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के बारे में जो है कुछ ज्यादा नहीं, 2-3 बातें आप लोग मुख्य रूप से याद करो। एक तो हो गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय के ये जो है पुत्र हैं और साथ ही साथ जो है उत्तराधिकारी हैं। और तीसरी बात ये कि ये जो है जब पुष्यमित्र ने आक्रमण किया हुआ था तो उससे जो है अपने देश का रक्षा भी किया। इसके अलावा एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट, इन सबको भूल जाओ और मेन चीज याद रख लो कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी का जो है आपका क्या बोलते हैं, स्थापना करने का श्रेय जो है इन्हीं को जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कुमारगुप्त के बारे में। और कुमारगुप्त जो है, चलो कुमारगुप्त के बारे में हो गया, तो इसके बाद से हम लोग बात करते हैं। ये तो नालंदा हो ही गया, एक मिनट। सो नेक्स्ट है आपका जो है कुमार गुप्त, सॉरी गुप्त काल में जो है
सॉरी स्कंद गुप्त के बारे में छोड़ दिया। कुमार गुप्त के बारे बाद जो है आपका स्कंद गुप्त का भी एक इम्पोर्टेंट नाम आता है। तो इसके बाद जो है स्कंद गुप्त एक महत्वपूर्ण आपके जो है गुप्त खानदान के शासक हैं, जो कि आपके इसके बाद जो है इनके उत्तराधिकारी आपके समुद्रगुप्त होते हैं। और अंतिम के राजाओं में अगर बात करूं तो कुमार गुप्त सेकंड है, बुद्ध गुप्त है, नरसिंह गुप्त है। लेकिन सबसे लास्ट वाले जो आपके गुप्त खानदान के शासक हैं उनका नाम है आपका भानुगुप्त। तो याद रखना कि अंतिम जो आपके ये शासक हैं गुप्त खानदान के, उनका नाम है आपका भानुगुप्त। और बहुत सारे अगर नाम याद रखना चाहते हो कि कौन कौन से थे, तो आपके जो है नरसिंह गुप्त हैं, बुद्ध गुप्त हैं, कुमार गुप्त सेकंड है, ये सब जो है अंतिम गुप्त शासकों में से थे। लेकिन सबसे लास्ट में जो है आपके भानुगुप्त थे। तो ये सब बातें याद रखो। और अंतिम अगर एक बड़ा नाम बोलूं, या फिर बड़ा नाम कहने का मतलब एक शक्तिशाली शासक का बात करूं, तो उसमें जो आपका स्कंद गुप्त तक ही नाम आता है। इसके बाद से जो भी आपके शासक बनते हैं वो सभी जो है उतने शक्तिशाली नहीं होते हैं, दुर्बल होते हैं। तो ये सब बातें हैं। अब हम लोग जो है कला के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो कला, टाइम भी बता देना सब। तो एक मिनट, हाँ चलो कला के बारे में अगर बात करें तो सबसे जो अपना हिस्ट्री में अगर पढ़ाई करें हम लोग, तो सबसे ज्यादा अगर कला का कभी विकास हुआ है तो वो दौर है आपका गुप्त काल का। चाहे वो आपका जो है मूर्ति का कला हो, चाहे जो है दूसरा। अभी अभी तुमने देखा था कि साइंटिस्ट लोगों का भी मैंने नाम लिया था, बराहमीर से लेकर के ब्रह्मगुप्त से लेकर के आर्यभट्ट से लेकर के। इसके अलावा जो है अगर बात करूं मैं साहित्य में, तो कालिदास थे। चिकित्सा में यानी कि दवाई के लिए बात करूं तो धन्वंतरी थे। तो एक से एक ऐसे नाम है जो कि आज भी लोगों के जुबान पे एग्जाम्पल के तौर पे निकलते हैं। ये इस तरीके से है। तो ये सब चीजें हैं। मुख्य रूप से आप लोग याद रखिएगा कि स्वर्णिम काल जो है कला का, वो है आपका गुप्त काल, जिसमें कि देवी देवता मनुष्य आदि हर मतलब कि इस प्रकार के जो भी व्यक्ति थे उन सब का मूर्ति बनता था। पक्के ईंटों का जो है आपका घर बनता था, मूर्ति बनता था पक्का। ये सब चीजें हैं। इसके अलावा बात करूं चित्रकारी हो गया, जहाँ ये अगर बात करूं अजंता और एलोरा का जो गुफा है, इसमें इनके जो दीवारें हैं उस पर अगर चित्रकारी वगैरह देखने को मिलता है तो वो सब इन्हीं के समय का है, गुप्त काल के ही समय का है। संगीत और नृत्य भी जो है काफी ज्यादा डेवलपमेंट किया है इनके समय। और समुद्रगुप्त जो कि एक संगीत प्रेमी है, इनका जो है इनका सिक्का मिला हुआ है जिस पर कि ये बीड़ा बजाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सब चीजें हैं। यानी कि यहाँ से आप लोगों को पता लग रहा है कि इस समय जो है सबसे बहुत काफी अधिक मात्रा में जो है आपका कला का विकास हुआ है। नेक्स्ट चीज है, अगला टॉपिक गुप्त काल में जो है साहित्य का क्षेत्र। साहित्य का क्षेत्र अभी मैंने बता रहा था कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। कालिदास ने जो है आपका एक से एक कविता को लिखा हुआ है, रचनाओं को लिखा है। अभी मैं बताऊंगा जैसे मेघदूत। जिस मोबाइल का आज आप लोग जिक्र करते हो कि हवा के माध्यम से जो है एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज को पहुंचा जाना, ये मुझे जहां तक लगता है कि ये जो है भारत का ही देन है। चाहे इसका खोज जो है आपका नोकिया का मोबाइल का फिनलैंड में हो, चाहे जहां कहीं भी हुआ होगा मोबाइल का या जिस भी चीज का, लेकिन पहला जब जिक्र करते हैं इंस्पिरेशन कहाँ से मिला होगा हमारे साइंटिस्ट लोगों को, तो वो है आपके कालिदास, जिन्होंने की मेघदूत में जो है अपने प्रेमिका से बातें करते हैं और बादल को बोलते हैं कि जाओ और मेरी जो प्रेमिका है उनको जो ये संदेश मतलब कि दो। और वो जो है अपने लिए नहीं बोलते हैं, एक दूसरे रूप में बोलते हैं, यम के रूप में। ठीक है, अब यक्ष के रूप में, सॉरी यम नहीं, यक्ष के रूप में जो है बातें करते हैं। तो ये सब चीजें हैं। मेघदूत है, कुमार संभवम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविकाग्निमित्रम है। ठीक है, तो ये सब जो है कालिदास का लिखा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। और हिंदी और आपका हिस्ट्री दोनों ही सब्जेक्ट में ये जो कालिदास का किताब लिखा हुआ है, जो मैंने अभी 4-5 नाम बताया, ये आप लोग तो याद ही। ऋतु संहार भी उन्हीं का है। ठीक है, तो ये पांचों जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है सब का सब कालिदास का ही उठा के दे दिया है। आप लोग इनको याद कर लेना। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं तो और भी बहुत सारे जो है प्रसिद्ध लेखक और साहित्यकार उनके समय हुए थे, जैसे कि विशाख दत्त हैं, भास हैं, शूद्रक हैं, दांडी हैं, भैरवी हैं। ठीक है, इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट नाम है ना, वो है आपका विष्णु शर्मा का। ठीक है, और विष्णु शर्मा का तो कहानी सब कोई बहुत सारा जो है पढ़ा होगा। ठीक है, आज भी उनका जो है बहुत सारा फेमस फेमस कहानी है। ठीक है, तो सबसे बड़ा बड़ा जो नाम है साहित्यकार में उस समय का, विष्णु शर्मा का याद करो, कालिदास का याद करो, लेकिन और भी बहुत सारे यहाँ पे नाम है। तो बहुत अधिक मात्रा में साहित्य क्षेत्र में जो है डेवलपमेंट गुप्त काल के अंदर में हुआ है। एंड नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ अब गुप्त काल में जो है आपका विज्ञान क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखो विकास इसमें भी काफी ज्यादा हुआ है। अभी जो है मैथमेटिशियन
इसके अलावा जो है एस्ट्रोनॉमिस्ट, इसके अलावा जो है आपको साइंटिस्ट लोगों के मैंने नाम बताया, जैसे कि बराहमीर हैं, आर्यभट्ट हैं, ठीक है। तो गणित हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे जो आपका ज्योतिष हो, चाहे नक्षत्र विज्ञान हो यानी कि एस्ट्रोनॉमी हो, इन सभी में जो है आपका विज्ञान के अंदर में बहुत ही ज्यादा विकास हुआ था। सबसे ज्यादा चरम उत्कर्ष पे जो है आपका विकास था उस समय। आर्यभट्ट का जो किताब है आर्यभट्टियम, ठीक है, वो जो है उस समय का विज्ञान का जो है सबसे बड़ा ग्रंथ है, एक अनुपम ग्रंथ है, निराला ग्रंथ है, मतलब कि अद्वितीय है, ये चीजें हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बीज गणित हो या फिर जो है ज्योतिष हो, इन सभी पर जो है बहुत सारे नियम उनके समय बनाए गए थे और वो जो है आज भी किताबों में जो है देखे जा सकते हैं। बराह मिहिर हैं, उन्होंने भी जो है ज्योतिष है, भूगोल है, वनस्पति विज्ञान है, इन सभी पर अपना बहुत सारा लेख लिखा हुआ है। आयुर्वेद के अंदर में जो है धन्वंतरी हैं, जिन्होंने की बहुत सारा दवाइयों वगैरह का जिक्र किया हुआ है आयुर्वेदिक दवाई के बारे में। बाण भट्ट हैं उस समय के, ठीक है, जिन्होंने की अपना अष्टांग दृश्य का रचना किया हुआ है। इसके अलावा बात करें मेहरौली में, तो मेहरौली जो जगह है दिल्ली में है वो, वहाँ पर जो है आपका महात्मा बुद्ध जो है उनका तांबा का 7.5 फुट ऊंचा एक मूर्ति का जो है उत्कृष्ट कला का एक रूप वहाँ पर जो है आज भी देखने को मिल सकता है। ये सब चीजें हैं। इसके अलावा बात करूँ तो नागार्जुन है, नागार्जुन ने जो है आपका केमिस्ट्री के अंदर में बहुत सारा डेवलपमेंट किया हुआ था और मेटल जो साइंस है उसमें काफी कुछ उन्होंने बताया हुआ था। तो कुल मिला के बात करूँ तो लिटरेचर, साइंस या फिर आपका आर्ट, इन तीनों ही सब्जेक्ट में, इन तीनों ही क्षेत्रों में जो है आपका बहुत ज्यादा मात्रा में डेवलपमेंट हुआ है गुप्त काल के अंदर में। पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा अगर डेवलपमेंट हुआ है तो आपका गुप्त काल है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो है गुप्त काल मौर्य काल से जो है अलग है, डिफरेंसेस दोनों के बीच में हम लोग बात करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फाहियान जो आए थे इंडिया के अंदर में, उन्होंने जो बताया हुआ है कि गुप्तों का जो शासन था ना वो बहुत ही अच्छा था, आदर्श था। वो जो है प्रजा हित पर ध्यान देते थे और साधारण कर लगाते थे, लोगों को लूटते नहीं थे। ये सब चीजें हैं। इनके अलावा जो उनका दंड का जो प्रावधान था ना वो काफी अच्छा था, इजी था और व्यवहारिक था, जिसका कि होना चाहिए, सब कोई खुशी खुशी मान सकते हैं। और अपराध जो है वो ना के बराबर होते थे, लोग जो थे वो सुखी और संपन्न होते थे, न्याय प्रणाली निष्पक्ष होता था, किसी के साथ में पलापक्षी नहीं होता था। अंतर नंबर 1 क्या है कि जो आपके गुप्त काल के शासक है ना वो बहुत सारा जो है उपाधि रखते हैं अपने नाम में, जैसे महाराजाधिराज है, विक्रमादित्य है, ये सब क्या है, ये सब जो है उपाधि है। लेकिन बात करें हम लोग मौर्य काल में, तो मौर्य काल में जो इस तरह का कोई भी प्रचलन नहीं था। इसके अलावा बात करूं अगर गुप्त शासकों का, तो ये जो है शक्ति के विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है आपका पूरा जो समाज है ना वो आपका केंद्र, केंद्र के अंदर में बहुत सारे प्रांत, प्रांत के अंदर में बहुत सारा नगर, नगर के बहुत सारे अंदर में बहुत सारे गांव, इस तरीके से जो है डिवाइडेड है। इसके अलावा इसके अलावा जो है आपका सरकार का भी अगर बात करें, प्रशासन का भी, तो वो भी तुम्हारा इसी तरीके से बटा हुआ, जैसे कि आज सत्ता का जो है मतलब विकेंद्रीकरण किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, उसी प्रकार से उस समय भी था। लेकिन मौर्य काल में अगर बात करें तो मौर्य काल में क्या था, उस समय जो है आपका अलग अलग डिपार्टमेंट थे, बहुत सारे मंत्रालय थे, सभा होता था, समिति होता था, तो ये सब चीजें थी। यानी कि वहां पर जो है एक ही प्रकार का मंत्रालय सिर्फ और सिर्फ राजा का ही हो गया, वहां पर सत्ता का जो सॉरी विकेंद्रीकरण नहीं था। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर की अगर बात करें तो गुप्त काल में जो है आपका प्रशासनिक कार्य जो थे वो आपका जो है सामरिक, यानी कि जो सेना हो गया, सेना समय लड़ाई से संबंध जो होता है उसको हम लोग सामरिक बोलते हैं। ऐसे कामों को सामंत लोगों के भी अंदर बीच में जो है आपका बांट दिया गया था। वो अलग अलग सामंत देखते थे, अपना अपना जो है एक सेना रखते थे और उसका खर्चा उठाते थे, उसका जो है क्या बोलते हैं अगुवाई करते थे, किस प्रकार से उन्हें मेंटेन करना है, ठीक है। ये सब चीजें हैं। लेकिन मौर्य काल में अगर बात करें तो मौर्य काल में क्या था, एक ही तो फौज था और वो जो है आपका एकल फौज था। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि गुप्त काल में क्या है कि एक यहाँ पर राजा हो गया, राजा का जो है यहाँ पर एक सामंत हो गया, दूसरा सामंत हो गया, तीसरा सामंत हो गया, चौथा सामंत हो गया, इस तरीके से। अब इस सामंत के अंदर में जो है बहुत सारे ये सेना हो गए, इस सामंत के अंदर में एक दूसरा सेना हो गया, इस सामंत के अंदर में तीसरा सेना हो गया। तो इस तरीके से ये गुप्त काल में था। लेकिन जब बात करेंगे हम लोग मौर्य काल में तो टोटल जो है सेना एक ही था। तो ये बातें हैं। तीसरा अगर चौथा बात करते हैं कि क्या अंतर है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुप्त काल में जो आपका व्यवस्था था वो आपका विश्वास, कर्तव्य, निष्ठा पर आधारित था, जबकि मौर्य काल में अगर बात करें तो वो जो है आपका संदेह यानी कि शक, आशंका और के आधार पर था, मतलब केंद्रित था। वहां पर जो है आपके गुप्तचर विभाग भी थे जो कि इधर उधर जाकर के निगरानी करते थे कि कोई जो षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है, कोई जो घुसखोरी तो नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का कोई भी अगर
राजा के खिलाफ में कार्रवाई होता था या फिर उसके शासन से, उसके जो है सिद्धांत से हट के होता था, तो उस पर जो है एक्शन लिया जाता था। ये सब चीजें थे। तो राजा खुद भी जो है कभी कभी क्या करता था कि भेष बदल करके, ये मौर्य काल के बात बता रहा हूँ, अपने विभाग के जो अध्यक्ष थे या फिर अधिकारी थे उन सभी का निरीक्षण करता था कि भाई वो कहीं गलत तो काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ में साजिश तो नहीं कर रहे हैं। तो ये तमाम प्रकार की चीजें हैं जो कि आपका मौर्य काल और गुप्त काल के बीच में अंतर है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो ये समझ में आया होगा।